वाटर वेपर्स का इक्विलिब्रियम। आज हम देखेंगे बच्चों सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर को पता है सभी बच्चों को, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड देन लिक्विड और गैस, है ना, सभी को पता है ना। तो हमें पता है बच्चों सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम आज हम पढ़ेंगे बच्चों, थर्ड टाइप का इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल लेंगे इसमें एक क्लोज वेसल का, एक हम क्लोज वेसल ले लेंगे बच्चों, और उस क्लोज वेसल में एक क्लोज कंटेनर ले लेंगे ग्लास का क्लोज कंटेनर ले लेंगे। सपोज ये हमारे पास में ग्लास का कंटेनर है, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने कुछ आयोडीन रखी है, सॉलिड आयोडीन। ये क्या है बच्चों? आयोडीन। आयोडीन वॉयलेट कलर की होती है, वॉयलेट कलर की आयोडीन होती है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे आप लोगों को पता है ये आयोडीन क्या होगी, ये सॉलिड है ना, तो आयोडीन में सब्लिमेशन का नेचर होता है, तो ये क्या होगी बच्चों, ये सब्लिमेट होगी। क्या होगी ये? सब्लिमेट होगी। तो सब्लिमेट होगी तो इसमें वेपर्स बनेगी, ठीक है, इसमें वेपर्स बनेगी इस टाइप से। ये वेपर्स कौन सी होगी? आयोडीन की वेपर्स होगी, आयोडीन वेपर्स होगी, इसमें आयोडीन की वेपर्स बनेगी, ठीक है। जब आयोडीन की वेपर्स बनेगी तो ये जो कंटेनर है ना बच्चों, ये कंटेनर, इसका जो कलर है वो कैसा दिखने लगेगा हमें? वॉयलेट कलर का ये कंटेनर हमें दिखने लगेगा, ठीक है। इसका कलर क्या हो जाएगा? वॉयलेट कलर का हो जाएगा। मतलब ये जो कलर की इंटेंसिटी है ना, इनिशियली क्या होगी? बहुत कम होगी। इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर, इंटेंसिटी, इस जो कलर की जो इंटेंसिटी है ना बच्चों, इंटेंसिटी क्या होगी? इनिशियली, इनिशियली क्या होगी? लो होगी। और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा, इस चेम्बर की जो कलर की जो इंटेंसिटी है ना, वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो इंटेंसिटी है ना, कलर, ये वापस क्या हो जाएगा? फेड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फेड अप हो जाएगा, कलर वापस फेड अप हो जाएगा। मतलब कलर वापस क्या हो जाएगा? कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो पहले क्या होगा? आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट होगी? आयोडीन की वेपर्स में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? आयोडीन की वेपर्स में कन्वर्ट होगी। जब आयोडीन की वेपर्स बनेगी तो कंटेनर के अंदर वॉयलेट कलर की फ्यूम्स दिखेगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद में इसकी इंटेंसिटी पहले तो बढ़ती रहेगी, कुछ टाइम बाद में इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, टाइम के साथ में फिर नहीं बढ़ेगी, कलर की इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। फिर क्या होगा? ये कलर वापस थोड़ा सा क्या हो जाएगा? फेडअप हो जाएगा। कलर फेडअप होने का रीजन क्या है? जो आयोडीन की जो वेपर्स बनी है ना, ये आयोडीन की वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। समझ में आया होगा आपको? समझ में आया? इसी टाइप से और हम सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड जिसमें सब्लिमेशन का नेचर होता है, आप सभी को पता होगा, सभी को पता है ना बच्चों, अमोनियम क्लोराइड जिसमें सब्लिमेशन का नेचर होता है, ये सॉलिड होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं?
अगर इसको हम गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स बनती है, और वापस ये अगर इसको हम ठंडा करेंगे वेपर्स को तो वापस अमोनियम क्लोराइड हमें मिलता है। इसी टाइप से कैम्फर, पता है आपको सभी बच्चों को, ये केमिकल कंपाउंड है, सॉलिड होता है ये, सभी बच्चों को पता भी है ये। जब इसको गर्म करते हैं ना तो इसकी वेपर्स बनती है, कैम्फर की वेपर्स बनेगी गैस फॉर्म में, और जब इसको हम कूल करेंगे तो वापस कैम्फर हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट, हमें सॉलिड फॉर्म में वापस कैम्फर मिल जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम और सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। समझ में आया होगा आपको बच्चों को। अब एक और हम इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं बच्चों, फिजिकल इक्विलिब्रियम ही बात कर रहे हैं बच्चों, एक और इक्विलिब्रियम की डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग dissolution of dissolution of solid in liquids, ठीक है, एंड gases in liquid। ये हमें आज पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के अंदर हमने क्या डाला है, क्या मिक्स किया, हमने सॉलिड मिक्स किया है और इक्विलिब्रियम अटेन होता है। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चों, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, सॉल्ट इन वाटर, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो पानी में क्या हो जाता है, पानी में क्या है जो सोल्यूबल है, ऐसे सॉलिड कंपाउंड का एग्जाम्पल लेना, जैसे सॉलिड में शुगर है पानी में सोल्यूबल है, सॉल्ट है पानी में सोल्यूबल है। देखो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं एक बता देता हूँ आपको। इनिशियली एक बीकर लेंगे या कोई भी आप कंटेनर ले सकते हैं, एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, 100 ml वाटर डालेंगे। क्या ले लेंगे इसमें हम, 100 ml वाटर ले लेंगे, 100 ml वाटर, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे रूम टेम्परेचर पर। किस पर करेंगे बच्चों हम, रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर जनरली कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिखेंगे, 298 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। 100 ml वाटर लिया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, कुछ अमाउंट में शुगर ऐड करते हैं, कुछ अमाउंट में हम शुगर ऐड करते हैं और इसको क्या करते हैं, डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ अमाउंट में अगर हम शुगर इसमें डिजोल्व करते हैं बच्चों, शुगर को अगर हम पानी में ऐड करते हैं तो हमें पता है शुगर सॉल्यूशन बनता है ना, शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो कुछ अमाउंट में अगर हम शुगर डालते हैं और वाटर को हिलाते हैं, स्टर करते हैं, तो क्या होगी, शुगर पानी में डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, कुछ अमाउंट में और शुगर इस सेम सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, ऐड करना है और उसको डिजोल्व करवाने की कोशिश करनी है। तो दूसरी बार में अगर हम कुछ अमाउंट में शुगर और ऐड करना चाहते हैं तो भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा अगर हम करते जाएं कंटिन्यू तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब क्या होगी, हम और शुगर को उस सेम सॉल्यूशन में ऐड नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। उस सेम सॉल्यूशन के अंदर हम शुगर को और ज़्यादा ऐड नहीं करवा पाएंगे। इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन देखा था बच्चों, शुगर के अंदर जब शुगर को जब हम पानी में डालते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, और जब और अमाउंट में हम शुगर डालने की कोशिश करते हैं और वो डिजोल्व हो जाती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोगों ने ये टर्म पढ़ा होगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का, है ना।
कुछ देर बाद में जब हम शुगर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा पानी में मिक्स कर देते हैं और ज़्यादा हम शुगर ऐड करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पे, मतलब हमने टेम्परेचर लिया है 298 केल्विन। टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और ज़्यादा शुगर ऐड करवाने चाहते हैं सेम वाटर के अंदर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में इस टेम्परेचर पर, तो हम शुगर को ऐड नहीं करवा पाते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड solutions. So what are the saturated solutions? Saturated solutions are those solutions in which saturated solutions are those solutions in which more amount of solute cannot dissolve at given temperature. उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन की टर्म्स आपको समझ में आए बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें अगर हम सॉल्यूट की और क्वांटिटी मिक्स करना चाहते हैं तो आराम से मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर और अगर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम डिजोल्व करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो और ज़्यादा अमाउंट में हम उस सॉलिड को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं करवा पाएंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये सैचुरेशन की कंडीशन कब आती है बच्चों? अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये सैचुरेशन की कंडीशन कब आती है सॉल्यूशन के अंदर? सैचुरेशन की कंडीशन कब आएगी? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा ना बच्चों, किस किस के बीच में? किस किस के बीच में बच्चों? वाटर और जो हमने इसमें शुगर डाली है बेटा, इनके बीच में जब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो और अमाउंट में हम शुगर को ऐड नहीं करवा पाएंगे। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और अमाउंट में हम सॉल्यूट को ऐड नहीं करवा पाए। अगर उसमें ऐड करवाने की कोशिश करते हैं, सपोज ये शुगर सॉल्यूशन है, इसमें और मैं शुगर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा? शुगर क्या होगी? वो डिजोल्व नहीं होगी। शुगर क्या होने लग जाएगी? वो क्रिस्टलाइज होने लग जाएगी। उसका क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एट इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? इस पॉइंट पे दो प्रोसेस होंगे। इस पॉइंट पे दो प्रोसेस होंगे। एक तो होगा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन भी होगा, और साथ में दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन होगा। मतलब जितनी शुगर हम ऊपर से ऐड करेंगे वो शुगर ऐड हो जाएगी और इसके अंदर जो एक्सिस में जो शुगर थी ना वो नीचे जाके क्या हो जाएगी बच्चों? सेटल होने लग जाएगी। एक्सिस में जो शुगर होगी वो नीचे सेटल होने लग जाएगी। शुगर ऐड करना चाहेंगे, शुगर ऐड होगी नहीं। इसमें जो पुरानी जो शुगर है, शुगर के जो पार्टिकल्स है, वो क्या होने लग जाएंगे? क्रिस्टलाइज होने लग जाएंगे, नीचे सेटल होने लग जाएंगे। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों साथ साथ में चलेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है? एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों एक लास्ट पॉइंट, गैसेस इन लिक्विड। गैसेस इन लिक्विड, ये भी हम देख लेते हैं, गैसेस इन लिक्विड। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में गैसेस इन लिक्विड। तो आपको पता है बच्चों, लिक्विड के अंदर अगर हम लिक्विड का लिक्विड के फॉर्म में अगर हम वाटर ले लेते हैं, तो हमें पता है वाटर के अंदर गैसेस मिक्स होती है। वाटर के अंदर गैसेस मिक्स होती है, डिजोल्व होती है। जैसे ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस पानी में मौजूद होती है, लेकिन इसकी जो सोल्युबिलिटी है ना पानी में, वो क्या होती है बच्चों? सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड आर वेरी लेस, बहुत कम होती है ना? इनकी सोल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है। ये जो सोल्युबिलिटी है ना बच्चों, ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सोल्युबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम
अगर हम क्या करें बच्चों, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों हम, अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं और पानी का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, और हाई प्रेशर पर अगर हम गैसेस को मिक्स करवाना चाहते हैं तो गैसेस आराम से मिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी एट द गिवन टेम्परेचर। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई। इसी टाइप से आप लोगों को पता होगा बच्चों, जैसे आप है ना कोल्ड ड्रिंक, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं, जैसे हम उसकी जैसे हम उसकी ढक्कन को रिलीज करते हैं, जैसे हम इसके ढक्कन को रिलीज करते हैं तो क्या होगी, इसके अंदर जो ड्रिंक भरी है, जो भी कोका कोला, जो भी थम्स अप जो भी है, वो क्या होने लगती है, वो स्पिल आउट होने लगती है, वो बाहर निकलने लगती है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा सेक करते हैं, इस बोतल को थोड़ा सा सेक करते हैं तो इसमें जो भी लिक्विड भरा है वो क्या होने लगता है बच्चों, वो बाहर निकलने लगता है। इसका रीजन ये है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होते हैं बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर कार्बोनेटेड वाटर। ये क्या होते हैं, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो पानी में मिक्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर वाटर में क्या करवाया जाता है, डिजोल्व करवाया जाता है। तो जैसे ही हम इस बोतल का ये जो कैप है इसको रिलीज करते हैं, ये बोतल के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है ये किस के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मतलब इसका प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा जैसे हम इसको कैप को रिलीज करेंगे। इसका प्रेशर, इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, इसके अंदर जो फील्ड है बच्चों, गैसेस, कौन सी गैस है इसके अंदर, मेनली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी तो वो लिक्विड के साथ में भी वो क्या होती है बच्चों, बाहर निकलने लग जाती है। तो लिक्विड भी साथ में बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई बच्चों। तो मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर प्रेशर पर ही हम गैसेस को वाटर में मिक्स करवा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें बच्चों तो जो सोल्युबिलिटी है ना वो बहुत कम हो जाएगी। जो सोल्युबिलिटी है ना बच्चों, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस इन ए लिक्विड with increase in pressure, increase in increase in temperature, सॉरी increase in temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो गैसेस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी बेटा, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये पॉइंट आप सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है बच्चों आप सभी को। हाँ, तो केमिकल सिस्टम में जो भी इक्विलिब्रियम या जो भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं बच्चों, वो किस में होते हैं बच्चों, वो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के अंदर होते हैं। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, उसी के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनि डायरेक्शनल होती है, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर समाप्त हो जाती है। जैसे मान लो एक रिएक्शन की हम बात करते हैं जिसमें ये रिएक्टेंट है A+B और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, C+D बनाते हैं। तो टाइम के साथ में इनकी जो क्वांटिटी है ना वो कम होती जाएगी और टाइम के साथ में प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है या इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। ये कम होते रहेंगे और ये बढ़ते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये पूरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होता है। यहाँ पे कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा क्योंकि ये
समाप्त होती है, ये कंप्लीट होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा बच्चों? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस अगर आपको याद आ रही है बेटा, तो कुछ एग्जांपल अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन कौन से एग्जांपल्स है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के। जल्दी से लिखो आप, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये कल हमने इसको डिस्कस किया था। हमने बताया था नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है ना। तो इसमें बताया था 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये क्या बनती है? गैस बनती है। ये एक एग्जांपल है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का। यहाँ देखो मैंने इस टाइप का एरो लगाया है केमिकल रिएक्शन के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ये इसको अगर मैं रिएक्टेंट मानता हूँ तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारे पास में, है ना। तो मैंने इस टाइप का साइन लगाया यहाँ पे, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए इस टाइप का हम साइन लगाते हैं। और जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है बच्चों, उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है ना, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट की तरह काम करता है ना, रिएक्टेंट की काम करता है, तो वो प्रोडक्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखेंगे। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूँ, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होगी। एक तो होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक होगी बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? अमोनिया गैस बनेगी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस है ना, ये क्या होगी बच्चों? डिकम्पोज होगी। और अमोनिया गैस डिकम्पोज होकर क्या बनाएगी? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। अब ये दो दो केमिकल इक्वेशन है ना, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, तो कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है बच्चों? तो और हम एग्जांपल दे देते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के। अनदर एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। सेकंड एग्जांपल देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये गैस के फॉर्म में। और एक एग्जांपल देते हैं बच्चों, तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का मतलब है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। यहाँ पे मैंने लिखा है जी का मतलब है यहाँ पे गैस। ठीक है। और हम एग्जांपल देते हैं रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन के, ध्यान देंगे। रिएक्शन नंबर 4, PCl5 PCl5। अब ये PCl5 है ना, ये इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये गैस होती है। ठीक है। ये किस में डिसोसिएट हो सकती है? PCl3 में और क्लोरीन गैस में। और PCl3 और क्लोरीन गैस आपस में वापस रिएक्ट करके क्या बना सकती है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देती है। इसी टाइप से और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5th नंबर एग्जांपल। तो ये है बच्चों N2O4। ठीक है। इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगी? NO2। तो ये भी गैस है, ये गैस है बेटा, ये भी गैस है। तो ये हो गई केमिकल सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स के कुछ हमने एग्जांपल्स कंसीडर किए जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है, जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? इसके अंदर क्या हो रहा है?
इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा वो किस टाइप के रिएक्शंस में होगा? रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कभी भी, इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में होती है और वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ लेते हैं जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे बच्चों, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो इस टाइप का एक कैप्सूल है, इस कैप्सूल में क्या भरा है? कैल्शियम कार्बोनेट भरा है। और इस कैप्सूल को हमने किससे कनेक्ट किया है? एक मैनोमीटर से कनेक्ट किया है। मैनोमीटर में क्या भरा हुआ है? मर्क्यूरी। ये इस टाइप का एक कैप्सूल है जिसके अंदर क्या भरा है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट भरा है, CaCO3। ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है ये। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ये ध्यान देना है आपको। ये क्या है बेटा? CaCO3। और इसको चारों तरफ से किसमें हमने पैक कर दिया? फर्नेंस के अंदर हमने इसको पैक कर दिया। फर्नेंस, फर्नेंस में पैक करने से क्या होगा? इसको हम हीट प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये फर्नेस है। ठीक है, अब इसको क्या करेगा बेटा? ये इस कैप्सूल को ये फर्नेस गर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है तो ये क्या होगा? गर्म होना स्टार्ट होगा। अब हमें पता है कि ये जो मैनोमीटर है, सॉरी, ये जो मैनोमीटर है इसके अंदर क्या फिल है बच्चों? इसमें मर्क्यूरी फिल है। तो ये मर्क्यूरी का लेवल है, सपोज ये मर्क्यूरी लेवल है इसमें, ये मर्क्यूरी लेवल। ठीक है, ये इनिशियल मर्क्यूरी लेवल है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से क्या बनती है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है, तो मैंने इस टाइप का एरो इसमें लगा दिया। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो होता है सॉलिड। और कैल्शियम का जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये है गैस। आप सभी बच्चों को पता है ये है सॉलिड बेटा, है ना? तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो गैस बनने की वजह से इसमें क्या होगा बच्चों? यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो मैनोमीटर है ना, जिसमें मर्क्यूरी फिल है, ये मर्क्यूरी फिल है इसमें, ये क्या होगा? इसका जो लेवल है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। देखो सेकंड इसमें पोजीशन क्या आ जाएगी? देखो सेकंड डायग्राम में बना के आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये सेकंड डायग्राम, मतलब ये इनिशियल फेज का है और ये फाइनल स्टेज का डायग्राम है। ये फाइनल स्टेज का डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ था? ये कैल्शियम कार्बोनेट भरा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बन गई? साथ में गैस भी बन गई। कौन सी गैस बन गई इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से इसमें मर्क्यूरी का जो लेवल है ना बेटा, मर्क्यूरी लेवल, वो क्या हो गया? यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो गया। देखो आप यहाँ पे और यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल को, तो ये मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज होना क्या बता रहा है बच्चों? ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने से मर्क्यूरी लेवल क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे, इनिशियली तो क्या होगा? मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज होगा। कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे कि जो मर्क्यूरी लेवल है ना, ये कांस्टेंट हो जाता है। अब मर्क्यूरी लेवल ना तो आगे बढ़ता है ना क्या होता है? कम होता है। तो रीजन क्या है उसका? कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया बच्चों? इस केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन की
rate of dissociation of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide will be equal to the formation rate of calcium carbonate. मतलब एक एट इक्विलिब्रियम, ये जितना डिसोसिएट होके इक्विलिब्रियम पे ये जितना डिसोसिएट होके ये दोनों बनाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम पे ये बना लेंगे। तो मतलब ये जो मर्क्यूरी लेवल है ना, कुछ टाइम बाद में ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। मतलब क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेंड हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने के किस में पढ़ लिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है। समझ में आया आपको? समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? समझ में आया तो रेस्पॉन्ड करो बच्चों जल्दी से। बच्चों सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, ए जिसमें गैस है रिएक्ट करती है बी से, बी भी क्या है, गैस है, और क्या बनाती है, सी बनाती है जो क्या है, गैस है, और एक डी बनाती है जो भी क्या है, गैस। इसके अंदर क्या आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम आया। अब हमें पता है कि इनिशियली क्या होगा बच्चों, इनिशियली हमें पता है कि ए और बी जो रिएक्टेंट है ना, जब अगर ये रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं, अगर ये रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके करके क्या बनाएंगे, सी और डी बनाएंगे। ठीक है, इनिशियली ए और बी की जो डिसोसिएशन की जो रेट है ना, और सी और डी बनाने की जो रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो ज्यादा होगी। कुछ टाइम बाद में क्या होगा बेटा, सी और डी इतनी ज्यादा अमाउंट में बन जाएंगे, इतने ज्यादा अमाउंट में बन जाएंगे कि सी और डी आपस में वापस रिएक्ट करेंगे। सी और डी वापस क्या करेंगे, जो अभी प्रोडक्ट बने ना, ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये वापस किसकी तरह काम करेंगे, रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे। तो सी और डी आपस में वापस रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके वापस क्या बनाएंगे, ए और बी बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट, जो पहले रिएक्टेंट था वो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा। कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर इसको हम एक ग्राफिकल रूप में इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये हो गए बेटा